नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एनालिटिक्स। तो आज हम लोग करने वाले हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन बीपीएससी लेक्चरर एग्जाम, उसका जो सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट 2 है ये। ठीक है, इसमें जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे, इसके पार्ट 1 में जो 1 से 20 तक का क्वेश्चन नंबर है, और इसमें है 20 से लेकर के 40 तक, 21 से लेकर के 40 तक का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। कार्बन मोनोऑक्साइड कंसंट्रेशन ऑफ 9 ppm एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू नियरली कितना हो जाएगा। ठीक है, इतना पूछ रहा है। तो एक तो ये रिलेशन होता है P1 V1 डिवाइडेड बाई T1 इक्वल्स टू P2 V2 डिवाइडेड बाई T2। प्रेशर तो सेम रहेगा, 1 atm प्रेशर ही रहेगा। तो V1 यहाँ से हम लोग V2 निकाल लेंगे। तो V2 क्या हो जाएगा यहाँ से V1 डिवाइडेड बाई T1 और इनटू हो जाएगा यहाँ पे T2। टेम्परेचर हो जाएगा केल्विन में, तो यहाँ में V1 जो हो जाएगा एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे जो V1 होता है 22.4 लीटर पर मोल होता है, लीटर पर मोल होता है यहाँ पे। ठीक है, और इनटू ये हो जाएगा 293, 20 डिग्री टेम्परेचर पे 20 डिग्री टेम्परेचर पे बोल रहा है, 20 डिग्री टेम्परेचर 293, 273 और वे T1 हो जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो 273। तो यहाँ से V2 जो आ जाएगा आपका, ये जो V2 आएगा ये आ जाएगा 24.04 लीटर पर मोल आ जाएगा। ठीक है, V2। अब एक रिलेशन जो होता है यहाँ से, अब एक रिलेशन होता है, अगर हम यहाँ से निकालना चाहें 1 mg पर मीटर क्यूब में पोलूटेंट का, तो ये हो जाएगा 1 ppm के रिस्पेक्ट में अगर निकालना चाहें, ये हो जाता है यहाँ पे हो जाता है, और ये हो जाता है मोलिकुलर मास ऑफ पोलूटेंट। ठीक है, ऑफ पोलूटेंट कितना, और डिवाइडेड बाई हो जाएगा यहाँ से ये लीटर पर मोल में जो वॉल्यूम हो जाएगा V2 वो हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एट गिवन टेम्परेचर प्रेशर पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर वॉल्यूम निकालेंगे 1 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब के रिस्पेक्ट में जो जो भी आएगा वैल्यू, अगर हम इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, यहाँ क्या दिया हुआ 9 ppm के टर्म में दिया हुआ। मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा CO का हो जाएगा 28 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 28 और डिवाइडेड बाई पहले हम लोग निकाल लेते हैं 0 डिग्री पे। तो इसका जो जीरो डिग्री टेम्परेचर जो हो जाएगा 273 केल्विन पे स्टैंडर्ड V1 के रिस्पेक्ट में अगर निकालते हैं पहले, तो यहाँ हो जाएगा 273। ठीक है, 273 अगर निकालते हैं यहाँ से, तो इस के रिस्पेक्ट में जो आ रहा है माइक्रोग्राम में जो वैल्यू आ जाएगा आपका मिलीग्राम पर मीटर क्यूब में, वो आ जाएगा 9 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 273 हो जाएगा ये वैल्यू। कहीं गलत हो रहा क्या, 28 डिवाइडेड बाई, ओ सॉरी यहाँ पे 273 नहीं, 22.4 लीटर पर मोल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 22.4 हो जाएगा यहाँ से, तो आ जाएगा 11 पॉइंट, ठीक है, 25 मिलीग्राम पर मीटर की। अब हम लोग निकालेंगे जो वैल्यू निकालेंगे ppm के टर्म में निकालेंगे। तो ppm के टर्म में जो हो जाएगा वैल्यू, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे जो वैल्यू ये जस्ट अपोजिट कर देंगे इसका, तो हो जाएगा 11.25 इंटू, अब हमको जो V2 जो होगा हम लोग का, V2 यहाँ से मिल जाएगा 24.04 और डिवाइडेड बाई हो जाएगा यहाँ से 28 हो जाएगा उसका वैल्यू। तो इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ से 11.28 इंटू 24.04 डिवाइडेड बाई 28। तो ये जो वैल्यू आ रहा है आपका 9.66 के अराउंड आ रहा है, इतना ppm ये वैल्यू आ रहा। ठीक है, ppm के टर्म में इतना वैल्यू आ रहा। तो 1 ppm का जो होता है वैल्यू, वो अप्रोक्सीमेटली जो होता है 1 मिलीग्राम पर लीटर के बराबर होता है। तो ये जो वैल्यू हो जाएगा, नियरली पूछ रहा, क्वेश्चन पूछा नियरली, तो 9.6 के नियरली क्या हो जाएगा 10 मिलीग्राम पर लीटर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन, इसका बी हो जाएगा सही आंसर, 10 मिलीग्राम पर लीटर हो जाएगा। ठीक है, 22 है, अ स्लो सेटिंग सीमेंट हैज हायर परसेंटेज ऑफ
स्लो सेटिंग सीमेंट है, हायर परसेंटेज ऑफ किस पे पूछ रहा है, जिप्सम है, डाई कैल्शियम सिलिकेट है और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है, नन ऑफ द अबव है। तो ये जो जिप्सम जो होता है ये करता है काम, रिटार्डर का काम करता है, ये सीटिंग टाइम को इंक्रीज करता है। और डाई कैल्शियम सिलिकेट जो हो गया, इसका यूज ये होता है, ये हाइड्रेशन को स्लो कर देता है। तो ये है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है, इसे एलाइट भी बोलते हैं। इसका जो कंपोजिशन होता है बाय मास ऑफ सीमेंट पूरा, इसको इस सारे को बोलते हैं C3H, C2H, C3H, C4AF, सब सारे को बोलते हैं बोगस कंपाउंड बोलते हैं। बोगस कंपाउंड तो ये इसमें हो गया, एलाइट हो गया, ये 25 से 50% के बीच में होता है। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट क्या करता है, प्रमोट सीमेंट टू हाइड्रेट क्विकली एंड मेक्स मोर स्ट्रेंथ एट अर्ली स्टेजेज विद इन ए वीक, ये करता है। ठीक है, इसमें हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। डाई कैल्शियम सिलिकेट जो होता है इसे बिलाइट बोलते हैं, और ये होता है 22 to 40% की कंपोजिशन होता है इसका टोटल में। डाई कैल्शियम सिलिकेट स्ट्रेंथन्स द कंक्रीट फ्रॉम 7 days to 1 year, मीन्स कि ये 7 days के बाद वो एक साल तक ये स्ट्रेंथ अपना गेन करते रहता है। इसका हाइड्रेशन जो होता है वो काफ़ी स्लो होता है। इफ़ स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड एट इन लेटर स्टेज प्रोपोर्शन ऑफ C2H इज इंक्रीज। तो ऑप्शन में क्या था यहाँ पे, डाइकेल्शियम स्लो सेटिंग सीमेंट, तो ये इसका क्या होता है, इसका जो सेटिंग मुझे होता है काफ़ी स्लो होता है, हाइड्रेशन भी काफ़ी स्लो होता है, इसका स्ट्रेंथ गेन भी लेट होता है। तो इसलिए जो इसका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा। ट्राइकैल्शियम सिलिकेट का नहीं होगा क्योंकि इसमें हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, ये अर्ली स्ट्रेंथ के लिए हमें कि करना हो तब हम इसका प्रोपोर्शन जो है उसको इंक्रीज करेंगे। C3 हो गया ट्राई कैल्शियम इल्यूमिनेट हो गया, इसको बोलते हैं सिलाइट, और इसका जो कंपोजिशन होता है 5 से लेकर के 12% तक होता है। और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट हैज ए स्मॉल कंट्रीब्यूशन टू द स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट 24 आवर्स एंड दे हैव ए हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लैश सेटिंग विद इन 24 आवर के अंदर अगर मैं सीमेंट में अगर स्ट्रेंथ गेन करना हो तो इसका यूज करेंगे। C3A का प्रोपोर्शन हम लोग इंक्रीज करेंगे, जिसमें 24 आवर के अंदर अगर हमें करवाना हो तो इसके लिए इसे बोलते हैं फ्लैश सेटिंग सीमेंट भी बोलते हैं। C4AF हो गया टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट फेलाइट बोलते हैं, 6 से 12% कंपोजिशन बाय मास ऑफ सीमेंट इतना होता है। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लैश सेट, ये भी होता है फ्लैश सेट के लिए। एंड हैव द पुअरेस्ट सीमेंट प्रॉपर्टीज अमंग ऑल, इसमें सबसे ज़्यादा पुअरेस्ट सीमेंट प्रॉपर्टी होता है इसमें। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, डाई कैल्शियम सिलिकेट। इसका अगर प्रोपोर्शन बढ़ाएंगे तो स्लो सेटिंग सीमेंट होगा, इसका अगर प्रोपोर्शन बढ़ाएंगे C3A का तो हो जाएगा हाई सेटिंग सीमेंट हो जाएगा, मतलब जल्दी इसका अर्ली स्टेज में स्ट्रेंथ गेन करना स्टार्ट कर देगा। और जिप्सम जो हो गया, जिप्सम ये रिटार्डर का काम करता है, सेटिंग टाइम को ये इंक्रीज करता है। और स्ट्रेंथ के कंपेयर अगर कंपेयर करें तो C3H का जो अगर ये अगर इंक्रीज होगा, C3H अगर बढ़ाएंगे तो इसका स्ट्रेंथ C3H का सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद C2H का है, उसके बाद C3A का, उसके बाद C4AF का। हाइड्रेशन के टर्म में देखें तो C3A का हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा है, उसके बाद है सॉरी यहाँ पे शायद C3H होगा, उसके बाद हो जाएगा C3H का हो जाएगा, उसके बाद C4H का, उसके बाद है C2H का है। इस प्रोपोर्शन में हम लोग इसका जो होगा वैल्यू ये होगा हाइड्रेशन के टर्म में होगा। 23rd नंबर क्वेश्चन, बल्किंग ऑफ सैंड इज मैक्सिमम इफ मॉइस्चर अप्रोक्सीमेटली कंटेंट। तो बल्किंग ऑफ सैंड जो होता है वो 4 से लेकर के 6% के बीच तक में ये होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि क्योंकि 4% के बाद से वैल्यू क्या करता है, इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है, तो इसके लिए इसका आंसर जो हो जाएगा 4% हो जाएगा, ऑप्शन ए। फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कैन बी एज्यूम्ड एज, ये हो जाता है 0.7 √FCK हो जाता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा। और ये मेजर करता है इनडायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ मेजर करता है, फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ, इनडायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट मेजर करता है। ठीक है, ये चीज़ ये हो जाता है 0.7, FCR बोलते हैं इसे, FCR इक्वल्स टू 0.7 √FC के हो जाएगा ये चीज़। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस टू सल्फेट अटैक इन कंक्रीट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग मिक्सचर ऑफ, रेजिस्टेंस टू पूछ रहा है सल्फेट अटैक इन कंक्रीट। ठीक हो जाएगा। जिप्सम क्या करता है, रिटार्डर का काम होता है। कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है, एक्सीलरेटर होता है। तो ये जो है पोजालोनिक मटेरियल हम लोग जो मिलाते हैं, फ्लाइस, सिलिका, फ्यूम्स मिलाते हैं, ये सब जो मिलाते हैं, ये क्या करता है, रेजिस्टेंस टू सल्फेट केमिकल अटैक्स होता है, रेजिस्टेंस होता है पोजालोनिक मटेरियल। तो पोजोलोनम क्या होता है, ये इससे मिलाने के बाद क्या होता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होता है थोड़ा लो हो जाता है, और ये इकोनॉमिकल भी होता है कॉस्टिंग के टर्म में। और लो रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ होता है, ये धीरे धीरे गेन अपना स्ट्रेंथ गेन करता है।
हायर रेजिस्टेंस अगेंस्ट द केमिकल अटैक। कैल्शियम क्लोराइड जो होता है ये एक प्रिफर्ड एडिटिव होता है फॉर एक्सेलरेटिंग सीमेंट हाइड्रेशन एंड रिड्यूसिंग सेट टाइम for concrete application, particularly in colder weather. It can enable concrete to be produced faster and allow jobs to be completed as quickly and economically as possible. तो ये क्या होता है, ये एक्सलेटर का काम करता है और जल्दी जल्दी ये मतलब कि सीमेंट जो होगा वो सेट कर जाएगा। जिप्सम जो होता है, जिप्सम प्रिवेंट्स फ्लैश सेटिंग ऑफ सीमेंट ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। इट रिटार्ड्स द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, ऑल्सो अलाउ अ लॉन्गर वर्किंग टाइम फॉर मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टिंग एंड प्लेसिंग। तो जिप्सम क्या होता है, ये एक काम करता है, रिटार्डर का काम करता है, ये सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट है 26 नंबर है द मिनिमम इसेंट्रिसिटी फॉर द डिजाइन ऑफ कॉलम। मिनिमम इसेंट्रिसिटी पूछ रहा है, तो मिनिमम इसेंट्रिसिटी जो होता है वो हो जाता है एल अनसपोर्टेड लेंथ होता है डिवाइडेड बाई 500 प्लस बी बाई 30 और सब्जेक्टेड टू मिनिमम ऑफ 20 mm। मीन्स की मिनिमम आपको 20 mm देना है और जो इस अगर दोनों से वैल्यू जो ग्रेटर आएगा वो पड़ेगा, लेकिन मिनिमम जो होगा 20 mm होगा। ठीक है, इसेंट्रिसिटी जहाँ पे ये एल जो होगा अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द कॉलम होगा एंड बी इज द लिस्ट लेटरल डायमेंशन होगा। बी की जगह पे डाया होगा, कॉलम का अगर सर्कुलर है तो डाया होगा और अगर रेक्टेंगल है तो दोनों से जो लिस्ट लेटरल डायमेंशन होगा वो ले लेंगे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 27 नंबर है in limit state design when Fe 415 still is used, the limiting value of the depth of the neutral axis। लिमिटिंग वैल्यू इसका कितना हो जाएगा न्यूट्रल एक्सिस का, तो ये होता है फ्रॉम स्ट्रेन डायग्राम से हम लोग निकालते हैं। तो ये ग्राफ से जो ये निकल के आता है यहाँ से एक्सियल लिमिटिंग डिवाइडेड बाय 0.0035। ये होता है कॉम्प्रेशन अपर कॉम्प्रेशन फाइबर में होता है, ये वैल्यू होता है स्ट्रेन का होता है कंक्रीट का। और ये हो गया स्टील का हो गया मैक्सिमम स्ट्रेन हो गया जो कि शुड नॉट बी लेस देन इतना होना चाहिए 0.002 प्लस 0.87 एफ बाई डिवाइड बाई ई एस। यहाँ पे हम ई एस की जगह पे क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे 2 इंटू 10⁵ ठीक है न्यूटन पर mm स्क्वायर मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी ऑफ स्टील हो जाएगा ये चीज़। उसके बाद सिर्फ ये वैल्यू एक्चुअल लिमिटिंग हमें लोग को निकालना है जो डी के टर्म में आ जाएगा बच करके। तो या फिर 250 के लिए हो जाएगा 0.53 डी हो जाता है, 415 के लिए 0.48 डी और 500 के लिए 0.46 डी हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन पूछ रहा है यहाँ पे 415 के लिए, तो ये हो जाएगा 0.48 डी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। और ये हो जाएगा यहाँ से 500 के लिए हो जाएगा 250 के लिए है 0.53 डी, 500 के लिए 46 डी। तो ये हो जाएगा यहाँ से 2 Fe 500 के लिए हो जाएगा ये चीज़ Fe 500 और ये हो जाएगा Fe 415 और ये हो जाएगा Fe 250 के लिए हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू हो जाएगा ये चीज़। उसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 28 द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए बैलेंस सेक्शन इन लिमिट स्टेट डिजाइन। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा कितना होता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है 0.36 FC के BD स्क्वायर लेंथ होता है। ठीक है, 0.36 FC के BD स्क्वायर। अगर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस उस टर्म में देखेंगे तो हो जाता है 0.36 FC के XU B इंटू डी माइनस का 0.42 एक्सी लिमिटिंग करके होता है। बट यहाँ पर ऑप्शन में जो है 0.36 FC के BD स्क्वायर बैलेंस सेक्शन के लिए, तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। A beam of length L fixed at both ends carries uniformly distributed load of W per unit length. The deflection at the mid span पूछ रहा है। ठीक है, ये क्या है फिक्स्ड बीम है, ये फिक्स्ड बीम का पूछ रहा है। ठीक है, फिक्स्ड बीम का पूछ रहा है चीज। इस केस में जो वैल्यू होता है WL⁴ डिवाइडेड बाई होता है 384 EI हो जाता है। और ये जो वैल्यू होता है ये होता है सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए होता है। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए होता है। ये हो गया फिक्स बीम का हो गया, ये हो गया सिंपली सपोर्टेड बीम का 5WL⁴ 384 EI। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा सही आंसर। द स्ट्रक्चर लिंकेज, ये दिया हुआ स्ट्रक्चर दिया पूछ रहा है अनस्टेबल है डिटर्मिनेट है, अनस्टेबल इनडिटर्मिनेट है एक्सटर्नली, स्टेबल है डिटर्मिनेट है, स्टेबल इनडिटर्मिनेट एक्सटर्नली। तो यहाँ से निकाल लेते हैं, पहले DSI निकाल कर देख लेते हैं। तो DSI इसका क्या हो जाएगा, जो DSI का फॉर्मूला होता है वो होता है 3m प्लस का RE माइनस का 3J होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू मेम्बर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक मेंबर इसका
एक मेंबर तो ये हो जाएगा इसका, दूसरा मेंबर ये हो जाएगा, ये वाला मेंबर हो जाएगा, और ये जो मेंबर होगा ये एक्सियल मेंबर है, तो इसे हम लोग इसमें काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू मेंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और प्लस का एडिशनल मेंबर कितना है, ये लिंक एक, क्योंकि ये जो है ये बेंडिंग बीम नहीं है, ये क्या है, एक्सियल मेंबर है, तो इससे हम लोग इसमें अननोन जो होगा एक ही होगा, तो इसलिए क्या करें हम लोग एम डैश इसमें यहाँ से हम लोग एक प्लस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक मेंबर है एक्सियल ना, एक ही है। प्लस का रिएक्शन कितना हो जाएगा यहाँ पे, इस पॉइंट पे हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, इस इंट पे हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, टोटल रिएक्शन हो जाएगा। माइनस का हो जाएगा कितना, जॉइंट में सारा काउंट कर लेंगे, एक जॉइंट हो जाएगा यहाँ पे, दो जॉइंट, और ये हो जाएगा तीन जॉइंट यहाँ पे, और चौथा हो जाएगा यहाँ पे 4, तो इंटू 4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 इंटू 6, और प्लस का 1 प्लस 5 माइनस 12, तो डी आई साई कितना हो जाएगा, टोटल 0 हो जा रहा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर जो हो जाएगा स्टेबल एंड टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से डिसाइड, यहाँ पे ध्यान रखना कि इस लिंक को जो यहाँ पे मेंबर नहीं काउंट करके यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि वो जो एक्सियल मेंबर है, और ये यहाँ पे ये क्या होता है, बेंडिंग बीम में जो होता है वहाँ पे 3 अननोन होते हैं, 3 अननोन रिएक्शन होता है, एक्सियल मेंबर में जो हो जाएगा एक ही अननोन रहेगा, तो इसलिए 3m प्लस का एक एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड कर लेंगे। किसी के केस में होगा, लिंक के केस में होगा, रोप के केस में होगा, केबल के केस में होगा, इस समय सारा एक्चुअल मेंबर जो रहा जहाँ रहेगा वहाँ पे एक एडिशनल ऐड करेंगे हम लोग। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी इसका आंसर। द स्ट्रेन एनर्जी ऑफ ए स्ट्रक्चर ड्यू टू बेंडिंग इज गिवन बाय, स्ट्रेन एनर्जी पूछ रहा है, बेंडिंग के केस में पूछ रहा है, तो बेंडिंग के केस में क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2 EI हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन उसका, यू इक्वस टू इंटीग्रेशन ऑफ एम स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2EI। ठीक है, और देख लेते हैं नेक्स्ट, स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा, ड्यू टू शियर फोर्स के केस में हो जाएगा, शियर फोर्स डिवाइड बाई 2AG हो जाएगा, ये हो जाएगा रिड्यूस्ड शियर एरिया हो जाएगा, यहाँ पे एयर जो है रिड्यूस शियर एरिया हो जाएगा। स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू किसके, एक्सियल फोर्स के कारण है, तो एक्सियल फोर्स के क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर डी एक्स अपॉन का 2AE हो जाएगा, स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू टॉर्क में हो जाएगा टी स्क्वायर डी एक्स अपॉन का GIP हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू याद रखना है कि इस पे क्वेश्चन मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पे ज़्यादा पूछता है कि किस बीम में जब सबसे ज़्यादा स्ट्रेन एनर्जी आएगा, तो उसके केस में पूछता है कभी कभी, तो ध्यान रखना जिसका ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट होगा, जितना ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट जिस बीम का होगा उतना ज़्यादा स्ट्रेन एनर्जी उसमें स्टोर्ड होगा। ठीक है, तो स्ट्रेन एनर्जी स्ट्रक्चर स्टोर्ड ड्यू टू बेंडिंग, उतना ज़्यादा स्ट्रेन एनर्जी इसमें होगा। नेक्स्ट है 32, इन ए पिन ज्वाइंटेड प्लेन फ्रेम फोर्स इन ए मेंबर DC इज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन, अगर हम ज्वाइंट वाला हम लोग सी को ले लेते हैं, तो इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, और एक हो जाएगा इधर फोर्सेस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, FCA, और ये हो जाएगा FCB हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा F जो भी है CD के डायरेक्शन में, या DC बोलते हैं, DC बोलेंगे जो भी। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस दोनों का भी जो वैल्यू होगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर RA RB निकाल लें तो जो हो जाएगा W जो लग रहा है यहाँ से P/2 हो जाएगा, इसके 2T हो जाएगा, और यहाँ पे भी हो जाएगा P/2 हो जाएगा। जब यहाँ से निकालेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा cos 60 के टर्म में, जो भी आएगा वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगा, या sin 60 जो भी रहेगा वो आ जाएगा। और ये जो अब अगर एफ समेसन ऑफ FX करेंगे हम लोग, समेसन ऑफ FX करेंगे इक्वल्स टू 0, तो FCD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, या FDC इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो ये जाएगा वैल्यू इसका 0 हो जाएगा, ऑप्शन सी। द फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स ऑफ द सिंपली सपोर्टेड बीम एज सोन इन फिगर एप्सन इन बिलो द रेफरेंस टू द कोऑर्डिनेट, ये दिया हुआ मोमेंट है, दोनों इन पे लग रहा है, मोमेंट लग रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि अगर हम लोग निकालना चाहें, पहले हम लोग देख लेते हैं, निकाल लेते हैं फॉर फर्स्ट केस में निकाल लेते हैं, अगर हम फर्स्ट केस के लिए देखें, तो हम लोग निकाल लेते हैं पहले फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स जो निकाल लेंगे वो पहले निकाल लेते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी पहले निकाल लेते हैं, 1 पे निकाल लेते हैं ड्यू टू 1, तो अगर 1 पे निकालेंगे ड्यू टू 1 तो इसका जो डिफ्लेक्शन जो होगा कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, यहाँ पे होगा, ये इस डायरेक्शन होगा, और यहाँ से जो होगा इस डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसका जो स्लोप होगा इस डायरेक्शन में, अगर ये बेंड करना चाहेगा इसका तो F11 पे क्या हो जाएगा, F एट 1 पॉइंट पे यहाँ से हो जाएगा 1, और यहाँ से हो जाएगा 2 हो जाएगा F, तो 1 पे हो जाएगा ड्यू टू 1, ये क्या हो जाएगा ML अपॉन 3I हो जाएगा। ठीक है, और F2 पे हो जाएगा ड्यू टू 1, वो हो जाएगा
इसका जो कैरी ओवर चला जाएगा उधर तो हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, हाफ उसका चला जाएगा उधर कैरी ओवर में, तो हो जाएगा 6 EI। ठीक है, सिमिलरली हो जाएगा यहाँ से F22 निकाल लेंगे और F1 पे निकाल लेंगे ड्यू टू 2, F12 निकाल लेंगे F1 पे ड्यू टू 2, तो F22 जो हो जाएगा यहाँ से वो हो जाएगा ml अपॉन ml अपॉन 3EI हो जाएगा, और ये हो जाएगा F1 पे हो जाएगा ड्यू टू 2, ये हो जाएगा ml अपॉन 6EI हो जाएगा। ठीक है, तो जो डिफ्लेक्शन होगा टोटल पूरा फ्लेक्सिबल मैट्रिक्स का वो हो जाएगा F11 लिखेंगे यहाँ पे, F12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा यहाँ पे F, जब मैट्रिक्स बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपका, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ से जो मैट्रिक्स बनाएंगे डिफ्लेक्शन का वो हो जाएगा F11, और यहाँ पे हो जाएगा F12 हो जाएगा, यहाँ से F12 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा F21, और यहाँ पे हो जाएगा F22 हो जाएगा। ठीक है, जब इसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, m कॉमन हो जाएगा, सिर्फ बच जाएगा यहाँ पे क्या, L अपॉन 3EI हो जाएगा, और यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगा एक L अपॉन 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा 6EI हो जाएगा, L अपॉन 6EI हो जाएगा, और ये जो वैल्यू हो जाएगा L अपॉन 3EI हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग कॉमन निकाल लेंगे L अपॉन 6EI, अगर यहाँ पे हम लोग L अपॉन 6EI कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, वापस से फिर यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2। ठीक है, 2 1 और 1 2, यहाँ से ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा है, 2 1 और 1 2, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, L अपॉन 6EI करके निकाल लेंगे, तो यहाँ पे ध्यान देना कि पहले केस के लिए हम लोग निकाल लेंगे इस मोमेंट के कारण जो भी डिफ्लेक्शन या स्लोप आ रहा है वो हम लोग निकाल लेंगे। जहाँ जहाँ पे डिफ्लेक्शन आएगा, सपोज जहाँ अगर डिफ्लेक्शन आ रहा है यहाँ पे भी कोई अगर लोड रहता है तो उसके रिस्पेक्ट में देख लेते हैं, जैसे सिर्फ इस इंड पे और इस इंड पे है तो सिर्फ दो ही लेंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन, द बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन इन ए कंजुगेट बीम गिव्स इन द एक्चुअल बीम। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट है कंजुगेट बीम में, तो एक्चुअल बीम में क्या होगा उसका, तो हो जाता है डिफ्लेक्शन होता है, स्लोप होता है सीयर फोर्स के केस में हो जाता है। ठीक है, तो क्या है कंजुगेट बीम है रियल बीम है, तो कंजुगेट बीम क्या हो जाएगा यहाँ से, कंजुगेट में अगर फिक्स बीम है तो रियल में क्या हो जाएगा, वहाँ पे फ्री हो जाएगा। अगर इसमें इंटरनल पिन और रोलर सपोर्ट है तो वहाँ पे हो जाएगा इंटरनल हिंज हो जाएगा, और अगर यहाँ पे इंड पिन और रोलर कनेक्शन है तो यहाँ इसमें भी क्या हो जाएगा, सेम कंडीशन सेम रहेगा। अगर इंड पिन है या रोलर कनेक्शन इसमें है तो ये हो जाएगा सेम हो जाएगा। लोडिंग अगर है तो यहाँ पे जो अगर इसमें कोई लोडिंग लग रहा है कंजुगेट बीम में तो यहाँ पे क्या हो जाता है, M/EI डायग्राम ऑफ रियल बीम ड्यू टू टॉप अप्लाइड लोड हो जाता है। शियर फोर्स एट सेक्शन क्या होता है, स्लोप एट एनी गिवन एनी पॉइंट हो जाता है रियल बीम में, या बेंडिंग मोमेंट एट दैट पॉइंट और सेक्शन है तो डिफ्लेक्शन हो जाएगा इसमें एट एनी पॉइंट पे। ठीक है, ये हो जाएगा डिफ्लेक्शन, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। 35 है द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इन टेंशन और इन कॉम्प्रेशन इन एक्सट्रीम फाइबर। मैक्सिमम पूछ रहा है बेंडिंग स्ट्रेस इन टेंशन और इन कॉम्प्रेशन इन एक्सट्रीम फाइबर, तो इसमें क्या हो जाता है, ये चीज़ स्टील का क्या है, तो परमिसिबल स्ट्रेस हर के केस में अलग अलग होगा, तो देख लेते हैं इस क्या किस टाइप का स्ट्रेस है, परमिसिबल स्ट्रेस है तो उसका वैल्यू कितना लेते हैं। तो ये जो हो जाएगा वैल्यू आपका पहला क्या है, बियरिंग स्ट्रेस के केस में 0.75 लेते हैं जो कि वैल्यू आता है 250 का। एफ वाई यहाँ पे जो हो जाएगा, ये जो एफ वाई वैल्यू होगा, ठीक है, एफ वाई जो वैल्यू होगा यहाँ पे वो हो जाता है 250 न्यूटन पर mm² हो जाता है। ठीक है, एल्ड स्ट्रेस होता है स्टील का, तो 0.75 जब लेंगे तो हो जाएगा 185 हो जाएगा। और बेंडिंग के केस में है ये बियरिंग स्ट्रेस है, बेंडिंग स्ट्रेस हो जाएगा 0.66 एफ वाई हो जाएगा। एक्सियल टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस के केस में 0.6 एफ वाई है। मैक्सिमम परमिशिबल शियर स्ट्रेस में के केस में है 0.45 एफ वाई, और एवरेज परमिशिबल शियर स्ट्रेस जो है वो है 0.4 एफ वाई। इस दोनों में अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है यहाँ पे आता है 112 आता है, 0.5 शायद समथिंग आता है। तो ये जो वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली 100 के बराबर लेते हैं,
तो ये सब वैल्यू, तो इसमें देख लेते हैं किस केस में पूछ रहा है। मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस के केस में पूछ रहा है इन टेंशन और कंप्रेशन इन एक्सट्रीम फाइबर, ठीक है। तो बेंडिंग स्ट्रेस के केस में है 0.66 FY, इन दोनों में हो जाता है, ये टेंशन और कंप्रेशन दोनों में इक्वल है, तो क्या हो जाएगा 0.66 FY हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 36, इन केस ऑफ सिंगल एंगल सेक्शन इन टेंशन कनेक्टेड बाय वन लेग ओनली द नेट इफेक्टिव एरिया ऑफ द एंगल इज टेकन एज A1 प्लस A2 K, वेयर K इज के। क्या होता है कि ये अगर गसेट प्लेट के साथ में, अगर गसेट प्लेट के साथ में कह रहा है कि अगर कोई एंगल इस तरह से कनेक्टेड है, ठीक है, बोल्टिंग से कनेक्टेड है यहाँ पे, तो पूछ रहा है इसका कि जो नेट एरिया होगा वो इस टर्म होता है कि A1 प्लस का A2 K होता है, यहाँ पे K एक फैक्टर है, तो जो K हो जाता है, जो K का वैल्यू हो जाएगा, K हो जाता है 3A1 प्लस का 3A1 डिवाइड बाई 3A1 और प्लस हो जाता है A2, ठीक है। तो ये वैल्यू जो होगा इसमें 3A1 प्लस का 3A1 प्लस A2, ऑप्शन बी इसमें हो जाएगा इसका सही आंसर। यहाँ पे A1 जो इफेक्टिव एरिया ऑफ कनेक्टेड लेंगे एंड A2 इज द ग्रॉस एरिया ऑफ द अनकनेक्टेड लेंगे, ठीक है। A2 इसका हो जाएगा और A1 जो हो जाएगा कनेक्टेड का हो जाएगा, इसका हो जाएगा A1 और ये हो जाएगा A2, ठीक है। ग्रॉस एरिया ऑफ अनकनेक्टेड, जो नहीं कनेक्टेड है उसका हो जाएगा। नेक्स्ट है 37, द वैल्यू ऑफ कोलैप्स लोड फॉर ए सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू कंसंट्रेटेड लोड एट द सेंटर, ठीक है। ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ पे लग रहा है कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है, सपोज कि W लग रहा है, यहाँ पे लोड लग रहा है, तो इसका जो मैकेनिज्म बनेगा, कोलैप्स मैकेनिज्म जो बनेगा इसका ये हो जाएगा, ये अगर डेल्टा से डिफ्लेक्ट कर रहा है और यहाँ पे थीटा बन रहा है, तो यहाँ पे भी थीटा बन रहा है, तो मैकेनिज्म जो बनेगा यहाँ पे, ये तो सिंपली सपोर्टेड, यहाँ पे मैकेनिज्म यहाँ बनेगा, तो सेंटर पे जो मैकेनिज्म बनेगा ये थीटा से बनेगा, θ1, और यहाँ पे बनेगा θ2 बनेगा, ये भी हो जाएगा θ2 और ये हो जाएगा θ1। यहाँ पे क्या θ1 इक्वल्स टू θ2 है, दोनों का सेम रहेगा, तो हो जाएगा थीटा। और यहाँ पे जो बनेगा, यहाँ जो मोमेंट प्लास्टिक मोमेंट जो जनरेट होगा वो हो जाएगा MP, और यहाँ पे जो जनरेट होगा प्लास्टिक मोमेंट हो जाएगा MP, तो क्या हो जाएगा MP थीटा प्लस MP थीटा इक्वल्स टू क्या जाएगा W इंटू डेल्टा हो जाएगा। अब डेल्टा जो हो जाएगा वैल्यू, ये क्या हो जाएगा डेल्टा L/2 इंटू थीटा हो जाएगा डेल्टा का वैल्यू यहाँ से, तो क्या हो जाएगा थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो W पूछ रहा है, कोलैप्स लोड पूछ रहा है, तो 2MP और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब हो जाएगा ये हो जाएगा 4MP डिवाइडेड बाई L, ठीक है, 4MP डिवाइडेड बाई L हो जाएगा, तो 4MP डिवाइडेड बाई L है, ऑप्शन डी में है सही आंसर इसका, ऑप्शन डी। 38 है, इन ए क्वाड्रिलेटरल बियरिंग सिस्टम द होल सर्कल बियरिंग ऑफ 211.54 डिग्री कैन बी एक्सप्रेस साइड, ठीक है, ये है। तो क्वाड्रिलेटरल बियरिंग सिस्टम में क्या करते हैं हम लोग, नॉर्थ से मेजर करते हैं, ठीक है, और ये कहाँ तक जाता है, यहाँ तक जाता है पूरा मेजर करते हुए, ठीक है। पूछ रहा है होल सिस्टम में जो होल बियरिंग सर्कल ऑफ इतना एक्सप्रेस है, तो उसको हम लोग एक क्वाड्रिलेटरल बियरिंग सिस्टम पूछ रहा है, होल सर्कल बियरिंग हम लोग इस तरह से मेजर करते हैं, नॉर्थ साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। तो हम लोग क्या करते हैं, होल सर्कल बियरिंग में हम लोग पूरा नॉर्थ से मेजर करते हैं, और क्वाड्रिलेटरल बियरिंग सिस्टम पूछ रहा है इसका कितना हो जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से जो मेजरिंग होता है नॉर्थ से और साउथ से, तो एक अगर इधर से है यहाँ तक इस कोऑर्डिनेट में अगर है, अगर इस क्वाड्रेंट में तो यहाँ से मेजर करेंगे, इस क्वाड्रेंट में तो हम लोग क्वाड्रेंट में तो है तो यहाँ से मेजर करेंगे, इस क्वाड्रेंट में अगर आ रहा है कोई एंगल तो यहाँ से मेजर करेंगे, और इस क्वाड्रेंट में अगर है तो यहाँ से मेजर करेंगे। तो ये जो एंगल है 211 डिग्री 211 डिग्री और 54 मिनट है, ठीक है, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पे 0 डिग्री ले लेते हैं, यहाँ से हो जाएगा 90 डिग्री, ये हो जाएगा 180 डिग्री और ये हो जाएगा 270 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे वापस आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा ये, ठीक है। अब ये जो पड़ रहा है कहीं इस डायरेक्शन में पड़ रहा है 211 डिग्री, ठीक है, ये है 211 डिग्री, अगर होल सर्कल बियरिंग में ये है 211 डिग्री है 54 मिनट। तो क्वार्टर सर्कल बियरिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल में, हम लोग यहाँ से मेजर करेंगे क्वाड्रिलेटरल में, ठीक है। ये कितना आ रहा,
तो जितना है उतना में से हम लोग 180 माइनस कर देंगे, ये एंगल जो इतना बच गया ये 180 माइनस कर देंगे, -180 डिग्री। तो जो बच गया वो वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे, तो कितना बच गया है 211 डिग्री से माइनस कर देंगे हम लोग, और 54 मिनट में से 180 माइनस कर देते हैं, तो बच का जा रहा है 31.40। कहाँ है, ये है नॉर्थ, ठीक है, ये है ईस्ट, और ये है साउथ, और ये है वेस्ट, ठीक है। तो ये क्या आ जा रहा है, साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट में आ जा रहा है, तो साउथ 31 डिग्री 54 मिनट वेस्ट, ये हो जाएगा उसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। 39 है, द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट ए प्लेस इज कॉल्ड। हॉरिजॉन्टल एंगल पूछ रहा है ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में क्या होता है, तो ये हो जाता है डिक्लिनेशन का है। डिक्लिनेशन क्या होता है, ऑप्शन में है मैग्नेटिक मेरिडियन, लोकल अट्रैक्शन, डिक्लिनेशन और एजीमुथ है। ठीक क्या हो जाएगा यहाँ से, देखिए डिक्लिनेशन क्या होता है, द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड द डिक्लिनेशन। इट इज पॉजिटिव इफ इट इज टू द ईस्ट एंड नेगेटिव इफ इट इज टू द वेस्ट के साइड में अगर, तो ये क्या हॉरिजॉन्टल एंगल जो होता है बिटवीन ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में वो डिक्लिनेशन कहलाता है। लोकल अट्रैक्शन जो होता है, लोकल अट्रैक्शन क्या होता है, is the phenomena by which the magnetic needle is constantly prevented to point towards the magnetic north at a place. This is because of this magnetic compass is influenced by other magnetic object at that locality such as wires carrying electric current, rails, steel and iron structure, steel tape. ये जो लोकल अट्रैक्शन आता है अगर नॉर्थ के साइड में हम लोग प्रिवेंट करने के लिए करते हैं ताकि वो उस पोल की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट ना हो जाए, टूवर्ड्स द मैग्नेटिक नॉर्थ एट ए प्लेस, मैंने किसी चीज़ के वहाँ पे अगर कोई है, कोई मैग्नेटिक ऐसा टर्म चीज़ है जैसे रेल्स हो गया, स्टील हो गया, आयरन हो गया, स्ट्रक्चर स्टील टेप्स वगैरह, तो इधर अट्रैक्ट होने से जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है उसके कारण अट्रैक्ट हो जाता है, तो इसके उसके कारण जो होता है लोकल अट्रैक्शन होता है। मैग्नेटिक बियरिंग फिर क्या है, हॉरिजॉन्टल एंगल विच ए लाइन मेक्स विद द मैग्नेटिक मेरिडियन मेजर्ड फ्रॉम द मैग्नेटिक नॉर्थ लाइन इज कॉल्ड द मैग्नेटिक बियरिंग। जो हॉरिजॉन्टल हम लोग मेजर करते हैं कहाँ से, मैग्नेटिक मेरिडियन से, मैक्स विद द जो बनाता है मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ मेजर्ड फ्रॉम द मैग्नेटिक नॉर्थ लाइन से, वो होता है मैग्नेटिक बियरिंग होता है। इट वेरीज विथ टाइम एंड लोकेशन। मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ लाइन क्या होता है, कैन मेजर्ड इन द फील्ड बाय यूजिंग प्रिज्मेटिक कंपास, हम लोग मेजर कर सकते हैं। एजुमिथ हो गया, एजुमुथ हो गया जो of a line if its horizontal angle measured clockwise from the geographic or true meridian, मीन्स कि जस्ट लाइक होल सर्कल बियरिंग जैसा मेजर होता है ये, कि मतलब मीन्स कि ट्रू मेरिडियन हम लोग पूरा ये इसको मेजर करते हैं, ठीक है, पूरा इस डायरेक्शन से होगा ये चीज़। और ट्रू मेरिडियन अगर यहाँ से तो यहाँ से भी मेजर हो जाएगा ये चीज़, तो हो जाएगा ये चीज़ एजीमुथ। और इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा डिक्लिनेशन हो जाएगा सी, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। 48 2 point and 3 point problem are the method of, 2 point and 3 point प्रॉब्लम आर मेथड ऑफ क्या हो जाएगा, रिसेक्शन है, ओरिएंटेशन है, रेडिएशन है, इंटरसेक्शन है। तो ये जो हो जाएगा रेडिएशन और इंटरसेक्शन जो हो जाएगा, रेडिएशन और इंटरसेक्शन क्या होता है, हम लोग पॉइंट या ऑब्जेक्ट फाइंड के लिए, फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। रेडिएशन और इंटरसेक्शन से हम लोग पॉइंट और ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, पॉइंट और ऑब्जेक्ट। रिसेक्शन से क्या हम लोग क्या करते हैं, स्टेशन जो होता है स्टेशन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, प्लेन टेबल का जो स्टेशन होता है स्टेशन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और ओरिएंटेशन से हम लोग प्लेन टेबल का जो सेटिंग करते हैं, ठीक है। तो और ये एक बचेगा ट्रेवर्सिंग, 4 टाइप का मेथड होता है प्लेन टेबल सर्वेइंग में, रिसेक्शन, रेडिएशन, इंटरसेक्शन और ट्रेवर्सिंग। तो ट्रेवर्सिंग का काम होता है, दोनों काम होता है। ट्रेवर्सिंग में क्या होता है, ट्रेवर्सिंग में जो होता है ये प्लेन टेबल का स्टेशन भी फाइंड आउट करते हैं और ऑब्जेक्ट, ये बोथ होता है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट भी फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दे दिया बोथ 1 and 2, तो रिसेक्शन और ये जो हो जाता है ओरिएंटेशन, इससे दोनों होता है। 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट प्रॉब्लम्स हम लोग दोनों को, इस दोनों पॉइंट हम लोग 2 पॉइंट और 3 पॉइंट प्रॉब्लम्स हम लोग प्लेन टेबल का सेटिंग करते हैं, हम लोग ऐसे स्टेशन को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो रिसेक्शन इज द मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग इन विच द लोकेशन ऑफ प्लेन टेबल इज अननोन। लोकेशन ऑफ पूछ रहा है प्लेन टेबल मीन्स के स्टेशन जो होता है प्लेन टेबल को वो अननोन होता है। द लोकेशन ऑफ प्लेन टेबल इज डिटरमाइंड बाय लुकिंग एट इट टू द नोन पॉइंट्स। ओरिएंटेशन is the operation of turning the table so that all the lines on the paper are parallel to the corresponding line on the ground, ठीक है। लोकेशन कैन बी डिटरमाइन थ्रू 2 पॉइंट प्रॉब्लम और 3 पॉइंट प्रॉब्लम। 2 पॉइंट प्रॉब्लम में क्या है, लोकेशन ऑफ द पोजीशन ऑन द प्लान of the station occupied by plane table by means of observation to two well defined points whose position have been previously plotted on the plan।
मीन्स कि अगर हमें 2 पॉइंट पहले से पता है, पहले से प्रीवियसली लोकेटेड है, तो उस 2 पॉइंट से हम लोग रे को ड्रॉ करके हम लोग तीसरा पॉइंट जो होगा स्टेशन का वो हम लोग निकाल लेंगे। 3 पॉइंट प्रॉब्लम के लोकेशन ऑफ द पॉइंट प्लान, इसमें क्या है कि ऑब्जर्वेशन टू 3 वेल डिफाइंड पॉइंट व्हिच पोजीशन हैव बीन प्रीवियसली प्लॉटेड ऑन द प्लान रिक्वायर्स लेस टाइम, लेबर एंड मोर एक्यूरेट एंड सिंपलर होता है ये 3 पॉइंट प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा बोथ 1 एंड 2 करेक्ट हो जाएगा, रिसेक्शन एंड ओरिएंटेशन। ठीक है, ये दोनों काम जो करते हैं इसमें 2 पॉइंट प्रॉब्लम और 3 पॉइंट प्रॉब्लम से हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं रिसेक्शन ओरिएंटेशन में। बस ये ध्यान रखना, ये पॉइंट और ऑब्जेक्ट के लिए होता है, ये दोनों जो होता है स्टेशन का, प्लेन टेबल स्टेशन का ओरिएंटेशन होता है, और ये उसका फाइंड आउट करते हैं कि दोनों मेथड से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग वीडियो लेके आएंगे 40 से लेकर के लास्ट जो 60 तक है क्वेश्चन वो करेंगे, और ये लेक्चर का जो होगा ये हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।